हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है जो कि 11 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अ हार्श लेसन 5 years आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट द वर्ल्ड गेट्स सीरियस अगेन। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 जिसमें सेक्शन जैसे कि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी इत्यादि से कनेक्ट करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। इस हफ्ते पेरिस समझौते के 5 साल पूरे हो रहे हैं, जहां विकट जलवायु कूटनीति ने 196 अमीर व गरीब देशों को एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि में संलग्न किया था, जहां उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को इस सदी के अंत में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था। जबकि इन बीच के वर्षों ने उस पल के चमकदार वादे को कुछ धूमिल कर दिया है। कोरोना महामारी ने प्रबल तरीके से यह बता दिया है कि कैसे प्रत्येक देश और विश्व का भविष्य उस प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से समृद्ध है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस हफ्ते जो पेरिस समझौता जो कि 5 साल पहले हुआ था उसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे और साथ ही साथ यह भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो उद्देश्य सेट किया गया था इस पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, वो यह किया गया था कि इस सदी के अंत तक जो ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम आप ये समझिए 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, जो तापमान है उसको 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है। अब यदि इन बीच के वर्षों को देखें हम लोग 2015 से 2020 तक, तो उस समय जितने भी वादे या प्रतिक्रियाएं दी गई थी कई देशों द्वारा, उनको पूरी तरह से निभाया नहीं जा सका। लेकिन कोरोना महामारी के बाद सारे विश्व ने और कई सारे देशों ने इस चीज को महसूस किया कि मानवता की भलाई इसी चीज में है कि उन वादों को दोबारा याद किया जाए और उन वादों को एक बार फिर निभाने का भरपूर प्रयास किया जाए। एक आकलन यह है कि इस तरह के एक महामारी की संभावना को कम करने के लिए कोविड के 11 ट्रिलियन डॉलर के लागत का मात्र 2% पर्याप्त होगा। देखिए, एक एनालिसिस के तहत ये बताया गया है कि इस कोविड महामारी के दौरान लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि इस 11 ट्रिलियन डॉलर में से मात्र 2% यदि खर्चा किया जाए सही जगह से, सही तरीके से, तो आने वाली इतनी बड़ी महामारी को आप बहुत अच्छे, बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से संभाल सकते हैं। मतलब समझिए 11 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और ये कहा जा रहा है कि मात्र 2% इस 11 ट्रिलियन डॉलर का सफिशिएंट है ऐसी आने वाली किसी भी महामारी को अपना प्रभाव पूरे तरीके से रोकने के लिए। समग्र जलवायु परिवर्तन शमन उपायों में निवेश निश्चय ही इसकी लागत से अधिक लाभ देगा, विशेष रूप से जबकि जलवायु परिवर्तन के मामले में कोई टीका पाने की लग्जरी नहीं है। देखिए, इकलौता जो तरीका है इन सब सिचुएशंस को, ऐसी महामारियों को रोकने का, वो ये है कि भाई जितना हो सके ये जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको रोकने के लिए, इसको घटाने के लिए जितना अत्यधिक निवेश किया जाए उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि आज भी आप देख लीजिए, याद करिए वो समय शुरुआत का जब लॉकडाउन लगा था, 2 महीने पूरा देश बंद, हम सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। किसी तरीके की वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है। जो वैक्सीन आई भी हैं अभी तक सबको उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उनकी एफिकेसी क्या होगी, उनकी मारक उनकी आप अगर बोलें कि उनकी एफिशिएंसी कैसी होगी, अभी तक हमारे पास चीजें बहुत क्लियर नहीं है। और ये पूरी चीजें लगभग आप मान करके चलिए 1 साल और लगेगा, तब जाकर के इस पूरी चीज की जो क्लियर पिक्चर है वो हमारे सामने आएगी। तो जरूरी है कि हम इन सभी चैलेंजेस को अभी एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि हर वो संभव प्रयास किया जाए जिससे
आने वाले समय में ऐसी किसी भी समस्या को रोका जा सके। अब देखिए, क्योंकि यहां पर हम लोग पेरिस समझौते की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी पेरिस समझौते के लिए रखना जरूरी है। अब क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिससे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना था, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस हमको कम करना है। -2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस हमको कम करना है। ओके, इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब तापमान यदि जो बढ़े वो बमुश्किल 1.5 डिग्री बढ़ना चाहिए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ओके, गौरतलब यह है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील राष्ट्रों की सहायता हेतु एक मार्ग प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पे ये एक ऐसा समझौता था। देखिए, पूर्व में यदि हम लोग बात करें तो भारत, चाइना, ये सब जो देश हैं, इनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हालिया पिछले 70 सालों से शुरू हुआ है। लेकिन कई सारे ऐसे पश्चिमी यूरोप के देश थे, अमेरिका, इन सब जगह पे हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले, औद्योगिक क्रांति बहुत पहले आ गई। तो जो भी पूर्व में इन सभी देशों का जो उत्सर्जन हुआ है, उसके लिए जो आज की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि ये सभी विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ फाइनेंशियल दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि इस समस्या से लड़ा जा सके। अब यदि हम लोग इतिहास के बारे में बात करें पेरिस समझौते के, तो 30 नवंबर 2015 से लेकर के 11 दिसंबर 2015 तक फ्रांस में सभी देश इकट्ठे हुए और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक नए वैश्विक समझौते को संपन्न किया। यदि अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में पेरिस समझौते में कुल 197 देश हैं। गौरतलब है कि युद्धग्रस्त सीरिया इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आखिरी देश था। इनमें से 179 देशों ने इस समझौते को औपचारिक रूप से अपनी अनुमति दी है, जबकि रशिया, तुर्की, ईरान जैसे कुछ प्रमुख देश हैं जो अभी तक औपचारिक रूप से इस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कार्यभार संभाला था, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर रहा है। ओके, अब यदि हम लोग कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें पेरिस समझौते की, तो जैसा पहला तो ग्रीन हाउस गैसों में जो उत्सर्जन है उसमें कटौती करनी है। साथ ही साथ समझौते के अनुसार विकसित देशों को जलवायु वित्त के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीनकरणीय ऊर्जा अपनाने में विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए। यही मैंने आपको बताया कि जो विकसित देश हैं वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल दोनों तौर पर हेल्प करेंगे। किसी एक देश की सरकार पेरिस समझौते के उद्देश्यों को नहीं पूरा कर सकती, इसलिए पेरिस समझौते के तहत स्पष्ट रूप से स्थानीय सरकारों, व्यवसायों, निवेशकों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थाओं सबकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन की कटौती के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार 186 देशों ने कार्बन कटौती के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन्हीं लक्ष्यों को हम लोग INDC के नाम से जानते हैं। INDC का मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पे भारत के पक्ष में बात करें या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 2016 अप्रैल में भारत ने औपचारिक तौर पर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के INDC जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसमें सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को
सन 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33 से 35% तक घटाने की बात जो है वो कही गई है 2030 तक। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सन 2022 तक भारत 175 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसका उत्पादन करेगा। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि भारत जो है वो आने वाले समय में अपना फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाएगा। और ये भी बोला गया है कि 2030 तक अतिरिक्त वृक्षवरण के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करना भी शामिल है। अब देखिए, इनमें इसी पेरिस समझौते के अंतर्गत एक फंड बनाया गया था जिसको बोला था द ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत यह कहा गया कि जितने भी विकसित देश हैं उन सभी विकसित देशों को प्रति वर्ष $100 बिलियन जो है वो उस ग्रीन क्लाइमेट फंड में जमा करने होंगे। लेकिन वो ग्रीन क्लाइमेट फंड भी अभी तक सही तरीके से नहीं चल पाया। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, ये था आपका पेरिस समझौते के बारे में थोड़ी सी जानकारी। एडिटोरियल को अपने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम लोग बात करते हैं तो उदाहरण के लिए यदि हमारी पीढ़ी लाखों वर्षों से उगे अमेज़न वन का संरक्षण नहीं कर सकती है तो वह हमेशा के लिए खो दिया जाएगा। 2015 के पेरिस समझौते की प्रतिज्ञा वैश्विक आबादी और अर्थव्यवस्था की ऐसी अपरिवर्तनीय तबाही को रोकने के बारे में ही है। देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो अमेज़न के जंगल हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है, यदि हम अपने सामने जो लाखों वर्षों से जो वृक्ष चले आ रहे हैं, जो जंगल चले आ रहे हैं, यदि हम उनको भी नहीं बचा पा रहे हैं तो किस तरीके से काम चलेगा। ये जो पेरिस समझौता था ये इन्हीं सब चीजों की तरफ काम करने के लिए एक तरीके का इनिशिएटिव था जिसको लिया गया था। दुर्भाग्य से इस प्रतिज्ञा की पूर्ति अभी तक अपर्याप्त ही रही है। इसका एक प्रकट संकेतक यह है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें अमीर देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन की भरपाई के लिए योगदान करना था, $100 बिलियन प्रति वर्ष के बजाय $10 बिलियन ही प्राप्त कर सका है। मैंने आपको बताया कि जितने भी विकसित देश थे इन सभी को, क्योंकि भाई जो पास्ट में इन्होंने जो उत्सर्जन किया है उसका भुगतान जो अभी के जो विकासशील या अल्प विकसित देश है वो क्यों करें। तो उसी के एवज में ये कहा गया कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनेगा जिसमें $100 बिलियन का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना है हर साल। लेकिन वो भी पूरे तरीके से फेल रहा, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि उसमें मात्र $10 बिलियन ही आ पाए हैं। जो बाइडेन ने भी जब अपना वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे उन्होंने ये बार बार ये बात रखी कि जिस दिन भी वो शपथ लेंगे उसी दिन अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते का दोबारा से हिस्सा बन जाएगा। इस बीच यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने 2050-60 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशन के लिए प्रतिबद्धता जताकर खेल के स्तर को और ऊंचा उठा दिया है। उम्मीद है कि बाइडेन भी ऐसी प्रतिबद्धता जताने में पीछे नहीं रहेंगे। अब देखिए, बीइंग अ वर्ल्ड लीडर, क्योंकि अमेरिका एक विश्व गुरु है इस समय, तो अमेरिका को एग्जाम्पल सेट करना होता है। कई सारे देश जैसे कि आपका दक्षिण कोरिया, जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने ये कह दिया है कि 2050-2060 तक वह अपने यहाँ पे पूरा जो उत्सर्जन है उसको जीरो कर देंगे, जो कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा अमेरिका के लिए, क्योंकि यदि अमेरिका अपनी साख बचाए रखना चाहता है तो अमेरिका को भी ऐसे ही इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करने की बहुत प्रबल जरूरत है। आगे का भविष्य, जहां तक भारत का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रेखांकित किया है कि इसका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस वर्ग वाले कई देशों के विपरीत 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के अनुरूप है। देखिए, इस समय भारत की काफी प्रशंसा हुई। जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भारत जो कदम उठा रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उनकी काफी अच्छे तौर पर प्रशंसा की और ये कहा कि जो टारगेट सेट किया है कि 2 डिग्री से नीचे का ही तापमान हम लोगों को रखना है, उस पे भारत पूरे सुचारू रूप से सही डायरेक्शन में चल रहा है। जबकि कई सारे देश ऐसे भी हैं जो 2.5 से 5 डिग्री पर आए हैं, लेकिन भारत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस एकदम उसी तरह रख रहा है जिस तरह से पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी हाल ही में जो G20 समिट आपकी खत्म हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो पेरिस समझौते के लक्ष्य की पूर्ति ही नहीं,
इस लक्ष्य से भी आगे बढ़ करके अपना योगदान दिखाएगा। मोदी जी ने इस चीज को बहुत क्लियर लिखा कि सिर्फ इतना ही नहीं, जितना लिखा हुआ है समझौते में हम उतना ही करेंगे। भारत की कोशिश है कि भारत उससे भी आगे बढ़ करके काम करे। लेकिन बिगड़ती परिस्थिति के नागरिकों के अनुभव जिससे रेखांकित होता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है से अलग, चूंकि वैश्विक व्यवस्था जलवायु राजनीति द्वारा तेजी से आकर ग्रहण कर रही है, भारत पर बोझ की वृद्धि होगी। देखिए, चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने की जरूरत है, लोगों के अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक जितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, कुछ ना कुछ हमेशा कमी रह जाएगी। क्या होगा यदि अमेरिका और यूरोपीय संघ की व्यापार नीतियां आयात से उनके पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा रखने लगे? देखिए, कार्बन क्रेडिट्स का भी एक सिस्टम है। कार्बन क्रेडिट्स बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। मान लीजिए यदि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ पे प्रदूषण या उत्सर्जन कम ना करके कार्बन क्रेडिट्स खरीदने में ही केवल यकीन रखें, तब क्या होगा? उस समय उस सिचुएशन को सोचिए कि यदि वह बाकी देशों से कार्बन पॉइंट्स खरीद रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स खरीद रहे हैं और अपने यहाँ पे उत्सर्जन वैसे का वैसे ही बढ़ा करके रखा हुआ है, तब ऐसे इनिशिएटिव का क्या फायदा? इसको सोचने की बात है। हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जहां हम हरित प्रौद्योगिकी और व्यवहारों पर बेंचमार्क की पूर्ति करते हो। देखिए, जरूरी यह है कि हमें ग्लोबल लेवल पे इस चीज को फैलाना है, लोगों के अंदर ये जागरूकता लेकर के आनी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का संकट है, दिस इज फॉर रियल, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा संकट है। और यदि सब लोग मिल करके इस पर काम ना करें तो रिजल्ट्स हासिल नहीं हो सकते। साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि हम लोग हर जगह पे ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये अब हमारा मोटिव, ये अब हमारा एजेंडा होना चाहिए। और हमें भारत को एज अ नेशन जरूरत है कि हम एक स्टैंड लें और एक लीडर की तरह उभरें दुनिया की ये जो जंग हो रही है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। तो व्यूअर्स, ये था आपका आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि भारत के लिए जलवायु कूटनीति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।